Assalamu alaikum. I am Amar Jaja and she is my co-host Ms. Anshima. जी अस्सलाम वालेकुम। We welcome you to the CSS guidance video series which is presented to you by Jahangir World Times magazine. इस वीडियो का बेसिक पर्पस ये है कि जो CSS एस्पिरेंट्स कराची से खैबर तक और गिलगित से गवादर तक फैले हुए हैं उनको घर बैठे क्वालिटी गाइडेंस अवेलेबल हो सके। इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज और पब्लिक सर्विसेज की तरफ आएँ। डियर फ्रेंड्स, एक हमारा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है ब्रेन ड्रेन। एक्चुअली ब्रेन ड्रेन इज़ ईटिंग अवे ऑल द टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। बहुत से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और बिजनेस ग्रेजुएट्स पाकिस्तान से डिग्रीज लेने के बाद अब्रॉड चले जाते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज एक ऐसी फील्ड है जिसकी बदौलत बहुत से फॉरेन एजुकेटेड पाकिस्तानीज अपने मुल्क वापस आ जाते हैं। हमारे आज के गेस्ट भी एक ऐसे ही वेल एजुकेटेड CSS क्वालिफायर हैं। He secured 8th position in CSS 2015. Let's meet Mr. Mutahar Amin Wattu. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। वालेकुम सलाम। सर, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। सेकेंडली वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है उसको हासिल किया है। सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि व्हाट वाज द थिंग बिहाइंड कि आपको अमेरिका से पाकिस्तान और CSS की तरफ ले आई, क्या चीज़ थी? जैसे हमारे होस्ट ने पहले मेंशन किया है कि पाकिस्तान के बहुत से स्टूडेंट्स बाहर गो अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन और फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या फर्दर स्टडीज़ या रिसर्च वगैरह के लिए, पर इवेंचुअली मोस्ट ऑफ देम एट सम लेवल वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान और गिव बैक टू द कंट्री जहाँ से उन्होंने सब कुछ हासिल किया है। बट क्योंकि हमारे पास इतनी इकॉनमी डेवलप नहीं है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो उनको वो मौके मैसर नहीं होते कि वो वापस आ सकें और जिस तरीके से वो काम करना चाह रहे हैं वो कर सकें। CSS एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एट द हाईएस्ट ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट। जब आप उन पोजीशंस के ऊपर होते हैं, यू कैन नॉट ओनली इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ पीपल अराउंड यू बट द इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ मिलियंस थ्रू आउट योर करियर। आप ग्रास रूट्स के लेवल से शुरू हो के इवेंचुअली यू एंड अप एट द पॉलिसी मेकिंग लेवल्स। सच एक्सपीरियंस या सच मैग्नीट्यूड ऑफ जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, ये किसी भी और शोबे में नहीं पाया जाता। इसलिए CSS को कहा जा सकता है कि ये किसी लिहाज से भी बाहर की किसी भी अपॉर्चुनिटी के मुकाबले में कम नहीं है। एंड द बिगेस्ट मोटिवेशन जो कि स्टूडेंट्स को होती है कि यू गेट टू सर्व इन पाकिस्तान एंड सर्व द पीपल जो आपके अपने मुल्क से हैं। इससे बड़ी मोटिवेशन क्या किसी को हो सकती है? अच्छा सर, एक और चीज़ बताइएगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा था? मीन्स यू हैव स्टडीड इन अमेरिका एज वेल, क्या आपने वहाँ से पढ़ा और मतलब अपने बारे में कुछ हमें गाइड कीजिए। अपने ओवरऑल एजुकेशनल एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। आई वाज स्कूल्ड एट HSM कॉलेज लाहौर फ्रॉम फर्स्ट ग्रेड टिल माई O levels and then A levels. I was an honor student throughout. So I was an all Pakistan quiz winner as well during school. I was an all-rounder. I participated in several debating competitions and other sporting activities as well. After doing my A levels, I was offered a scholarship from Ohio University in USA. वो जैसे आपने जिक्र किया, फिर मैं बाहर चला गया। वहाँ पे आई फिनिश माई डिग्री इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। थोड़ा सा काम मैंने वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट बैंक में किया। कुछ अर्सा गुजारने के बाद, 6 माह 7 माह गुजारने के बाद मैंने डिसाइड किया कि आई वांट टू गो बैक टू पाकिस्तान एंड गिव CSS अ गो। इसका एक और रीज़न भी है कि CSS इज़ अ टाइम बार्ड ऑप्शन। बाकी इवेंचुअली इफ़ थिंग्स गॉड फॉरबिड डोंट वर्क आउट इन CSS, यू कैन ऑलवेज गो बैक वर्किंग फॉर अदर प्राइवेट कंपनीज, बैंक्स, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पर CSS एक टाइम बार्ड ऑप्शन होती है, जिसलिए मैंने सोचा कि मुझे आके CSS में कोशिश करनी चाहिए कि इसमें एक अच्छी पोजीशन हासिल कर सकूं। सर, आपने अपने आपका काफ़ी ब्राइट एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा। आपने साथ साथ ये भी बताया कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे। अक्सर CSS एस्पिरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि CSS वही लोग करते हैं जिनका ब्राइट एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है और वो लोग जिनका प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक़ रहा होता है। आपके ख्याल में ये बात सच है या ये बात एक खाली मिथ है? आई वुड से कि इट्स अ मिथ। ये एक मिथ है कि जी इसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक मोल्ड या स्पेसिफिक टाइप के स्टूडेंट्स जो हैं ओनली दे डू वेल। आप किसी साल के भी फाइनल रिजल्ट निकाल के देख लें, आप अभी 2015 का निकाल के ही देख लें, यू विल रियलाइज़ के स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ पाकिस्तान हैव नॉट ओनली सक्सीडेड in getting education but have been allocated in the best groups in the civil services.
और उनकी इतनी डाइवर्स एकेडमिक बैकग्राउंड्स हैं कि आप कह ही नहीं सकते हैं कि जी एक स्पेसिफिक माइंडसेट या एक स्पेसिफिक उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम या जो भी है वो उस स्टूडेंट्स को केटर कर रहा है। तो ये एक मिथ है जिसको जनरली मेरा नहीं ख्याल कि एनी स्टूडेंट शुड टेक दैट टू हार्ट। पर्सनली आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर कि डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरा इतना अच्छा एकेडमिक करियर था एंड आई हैड बीन टू अमेरिका एंड ऑल दैट, दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। अगर if this was so easy for me, I would have probably cleared CSS in my first attempt, but ऐसा नहीं होता। CSS is a great equalizer. It everyone has to start from zero, चाहे वो उर्दू मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम से है, बाहर से पढ़ा है, यहाँ से पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ी है, इंजीनियरिंग की है, डॉक्टर की है, everyone starts from the same level। उसमें आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी फोकस्ड रहते हैं, क्या आपकी गाइडेंस है, these things eventually decide कि आप eventually कुछ पोजीशन हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सर आपने बताया कि दिस वाज योर थर्ड अटेम्प्ट। जी जी। क्या फील करते हैं कि पहली अटेम्प्ट में और थर्ड अटेम्प्ट में आपकी अपनी पर्सनालिटी में या फिर एजुकेशनल लिहाज से कितनी जो है ट्रांसफॉर्मेशन आती है? फिर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आती है। अगर मैं इसमें आपको टू बी फ्रैंकली जवाब दूँ, अगर मैं अपनी पहली अटेम्प्ट और तीसरी अटेम्प्ट को एनालाइज करूँ तो फर्स्टली तो ऑब्वियसली आपकी मैच्योरिटी लेवल्स बहुत बढ़ जाती हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट यू आर फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, आपका कोई स्पेसिफिक जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं होता, आप पेपर देते हैं एंड यू आर स्टिल इन माइंडसेट कि जी कॉलेज की तरह एग्ज़ाम से पहले पढ़ा दे दिया बस ठीक है हो जाएगा। तो CSS इज़ नॉट सच अ ईजी थिंग कि आप इसको इतना सिंपल अप्रोच करें। तो एक तो मेजोरिटी लेवल विद एज आप आती है। सेकेंडली आज जो मैंने जिस तरह उन्होंने पहले भी किया कि CSS मेरे लिए एक लंबा जर्नी रहा है। मैंने खाली CSS को एक ये सिंगल माइंडेड या सिंगल गोल की तरह एक अचीवमेंट की तरह नहीं देखा, साथ साथ बाकी चीज़ों को भी मैं चलाता रहा। मैंने इसी तरह और एग्ज़ाम्स भी दिए। मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर LDA का एग्ज़ाम दिया। आई वाज सेकंड इन दैट एग्ज़ाम एज वेल इन पंजाब। So I served there for 4 years in LDA as an assistant director. I was posted in Metro Bus and LD housing projects. So that really helped me क्योंकि जो practical experience आपको जॉब करने से, जाने से, देखने से मिलता है, that is really no substitute. और ये चीज़ें eventually matter a lot when you are appearing for the exams and eventually when you are sitting in front of the interview panel. क्योंकि उनके सामने एक फ्रेश आउट स्कूल बंदा, कॉलेज बंदा नहीं है, उनके सामने एक ऐसा CS एस्पिरेंट है who has seen the nitty-gritty of how the government different departments function. He has been in the field. तो मेरे ये सर आपने ये बात एक काफ़ी डिफरेंट बात की है कि काफ़ी CSS क्वालिफायर्स ये कहते हैं कि CSS उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक CSS पूरी कमिटमेंट के साथ ना हो, जब उसको हम अपना गोल ना बनाएं। आपने कहा कि हमें बाकी ऑप्शंस को भी परस्यू करना चाहिए, तो आपके ख्याल में कौन सी बात सही है और आप अपनी बातों के साथ जस्टिफाई करेंगे? दोनों बातें सही हैं। अच्छा। इसको मैं आपको इसको समझाता हूँ। अब प्रेपरेशन जनरली मेरे से बाकी लोग भी एग्री करेंगे कि जो आपकी मेन प्रेपरेशन है वो आपकी पहली अटेम्प्ट में हो जाती है। वंस यू फिनिश स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी है, आप अपनी सारी एनर्जीज अपनी पढ़ाई की तरफ दें और अपनी पहली अटेम्प्ट दें। आई मीन दैट्स माय पर्सनल एडवाइस। आगे बाकी एस्पिरेंट्स कैन डिसएग्री। आप जिस तरह आपने कहा कि पूरी हिम्मत से, सिंगल माइंडेड डिवोशन से, वो आप सारी एनर्जीज फर्स्ट अटेम्प्ट की तरफ दें। अच्छा, अगर आप वो कर लेते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, तो इवन इफ़ यू डोंट मेक इट, तो आपकी समझ लें 70 to 80% ऑफ द बेस आपकी कवर्ड है फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो CSS इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। इसमें एक अटेम्प्ट के रिज़ल्ट एग्ज़ाम देने से लेके फाइनल रिज़ल्ट आने तक इट टेक्स ऑलमोस्ट ईयर एंड हाफ। अच्छा, तो अब आप लेट्स से समवन डज नॉट क्वालिफाई फर्स्ट अटेम्प्ट, अब 4.5 साल तो या 5 साल अटेम्प्ट तो नहीं घर बैठ के दे सकता। तो इसलिए आपको दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। आपके ख्याल में पहली अटेम्प्ट के बाद जब बंदा एक CSS एस्पिरेंट दूसरी अटेम्प्ट के लिए जाता है तो उसको दूसरी अटेम्प्ट में कितनी तैयारी और कितने टाइम की ज़रूरत होती है कि वो दोबारा अपने वापस उसी पोजीशन पे आ सके जब वो फर्स्ट अटेम्प्ट में था? वही पिछली वाली बात को मैं आगे कंटिन्यू करता हुआ कि पहली अटेम्प्ट और दूसरी अटेम्प्ट में काफ़ी टाइम होता है। इसी तरह दूसरी के बाद तीसरी अटेम्प्ट भी अगर देनी पड़ जाए तो और टाइम आपके पास होता है। तो आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करें अपनी क्वालिफिकेशंस इंक्रीज़ करने के लिए। तैयारी तो आपकी 70 to 80% पहली अटेम्प्ट में हो गई है। अब आप कुछ क्वालिफिकेशंस इंक्रीज़ कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं तो वो कर लें। इवनिंग प्रोग्राम्स आजकल ईजिली अवेलेबल है, उसमें एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जब आप इवेंचुअली एक स्टूडेंट जाएगा पैनल के सामने, उसमें उनको अंदाज़ा होगा कि ये खाली घर बैठ के किताबें नहीं पढ़ता रहा, ही इज़ अ सोशली एक्टिव है, मोटिवेटेड है,
और डाइवर्स इंटरेस्ट्स हैं, ये एक वेल बैलेंस्ड पर्सनैलिटी की निशानी है। और एक खाली आप एक कह लें कि आपका एक सिंपल बुकिश या नर्डिश कैरेक्टर सामने नहीं आता, एंड दिस मेक्स अ ग्रेट डिफरेंस इवेंचुअली व्हेन यू आर इन एन इंटरव्यू। आपकी अगर अच्छे मार्क्स होंगे भी रिटन में, योर इंटरव्यू डिसाइड्स कि आप किस ग्रुप में एलोकेट होते हैं। अगर आपका एक अच्छी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है तो दैट इंश्योर्स यू दैट यू विल एंड अप इन द फर्स्ट 2 or 3 ग्रुप्स। तो आप दोनों चीज़ों को साथ साथ चलाएं, आप जॉब करें, आप मास्टर्स करें फॉर सेकेंड एंड थर्ड अटैम्प्ट। सेकेंड एंड थर्ड अटैम्प्ट के लिए आपने टाइम का पूछा था, तो मेरे ख्याल में इसमें इवन 2 or 3 मंथ्स आर सफिशिएंट, प्रोवाइडेड कि आपने पहले की तैयारी की है और पहले आपने टेस्ट केस नहीं दिया। ये भी काफ़ी एक ट्रेंड है कि टेस्ट केस में काफ़ी लोग जो है वो अटैम्प्ट दे देते हैं। अगर आपने सीरियसली एट फर्स्ट अटैम्प्ट की है तो 2 or 3 मंथ्स इज सफिशिएंट, प्रोवाइडेड ये आप उसको फोकस्ड अप्रोच के साथ चलें। और उसको आप कितना पढ़ते थे सर? क्योंकि कुछ सीएसएस क्वालिफायर्स कहते हैं कि हम 15 से 16 घंटे पढ़ते रहे हैं, कुछ ये कहते रहे हैं कि जी हम तो 3-4 घंटे में करके हमने सीएसएस कर लिया। आपके ख्याल में डेली बेसिस में कितनी स्टडी रिक्वायर्ड है? देखें, इसमें कोई सिंगल वन सोल्यूशन फिट्स ऑल वाला इसमें कोई हिसाब नहीं है। हर बंदे की अपनी एक अप्रोच होती है, अपनी उसकी स्ट्रेंथ होती है, अपना उसका स्टाइल होता है, तो इसमें कोई टेलर मेड नहीं है। अगर मेरे से क्या स्टाइल था? स्टाइल पहली अटैम्प्ट में ज़्यादा मेहनत थी, तो उसमें 7-8 माह की तैयारी थी और 7-8 घंटे डेली है गेस। पर बाकी दूसरी सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट जिस तरह हैं उसमें 3-4 माह की तैयारी होंगी, पर वो फोकस तैयारी थी। आप कह लें आप 10 घंटे लगा लें, पर वही वाली बात है कि इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। अगर आपने दिन में कम पढ़ना है तो आप पहले तैयारी ज़रा शुरू कर लें ताकि वो आपको इतना एंड पे ओवरलोड ना करना पड़े। तो ये आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को देखना है कि हाउ बेस्ट यू कैन परस्यू योर ऑब्जेक्टिव एंड हाउ बेस्ट यू कैन मैनेज इट। गाइडेंस इज़ वेरी एसेंशियल। गाइडेंस किस तरह की होनी चाहिए? हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं मिसगाइडेड भी बहुत होते हैं। कहाँ से आपको गाइडेंस लेनी चाहिए? किस टाइप की गाइडेंस होनी चाहिए? व्हाट डू यू सजेस्ट? गाइडेंस देखें, आजकल तो गाइडेंस इतनी आसानी से अवेलेबल है कि आई डोंट थिंक कि कैंडिडेट शुड हैव एनी इशू। बल्कि जिस तरह आपने कहा, ज़्यादा मसला ये कि अब इतनी गाइडेंस अवेलेबल है कि आपने आप देखना है कि करेक्ट गाइडेंस कौन आपको देगा। जी बिल्कुल। उसके लिए बेस्ट मेरा मशवरा यही है कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट्स के रेनाउंड प्रोफेसर्स होते हैं। आप अगर सिंध से हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची या बाकी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पंजाब से हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज कायद आज़म यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इसी तरह अगर आप केपी से हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, हर इन यूनिवर्सिटीज़ के रेनाउंड डिपार्टमेंट्स और रेनाउंड प्रोफेसर्स हैं और उनका कई साल का तजर्बा स्पेशली गियर टूवर्ड्स कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं, तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं इफ़ यू वांट टू डू वेल। सो मुझे अब तक ये पता लगा है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका जॉब एक्सपीरियंस और गाइडेंस, इन सब चीज़ों ने आपको बहुत हेल्प किया। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ थी जिसने आपको सबसे ज़्यादा हेल्प किया? मेरे नज़दीक तो गाइडेंस ही होगी। अच्छा। बल्कि अगर पहले मिल जाती तो शायद मुझे 3 अटेम्प्ट्स ना देनी पड़ती। तो गाइडेंस इज़ द की। आप अच्छे प्रोफेसर्स, अच्छे टीचर्स, इवन मैंने इससे पहले कहा कि जो रिसेंटली आपने जिन स्टूडेंट्स ने पास किया है वो बड़े हेल्पफुल होते हैं जनरली, दे आर अवेलेबल आसानी से, उनसे आप गाइडेंस लें तो ताकि आपकी जो भी एफर्ट्स हैं, जो भी मेहनत है वो एक फोकस डायरेक्शन में हो। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन अगर वो फोकस्ड ही नहीं है, ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं जिनकी रेलेवेंस ही नहीं है, तो वो आपको क्या उस मेहनत का फ़ायदा। तो गाइडेंस इज़ फॉरमोस्ट। अगर आपके पास गाइडेंस अच्छी है तो देन यू कैन गो अ लॉन्ग वे इन सीएसएस। सर इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि काफ़ी स्टूडेंट्स, जैसे आपने कहा कि एक सीएसएस एस्पिरेंट को कमरे में बंद होकर नहीं पढ़ लेना चाहिए, तो फिर आपके ख्याल में सेल्फ स्टडी के बजाय ग्रुप स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सेल्फ स्टडी की इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं है? नहीं, सेल्फ स्टडी की बिल्कुल इंपॉर्टेंस है। मैंने ये नहीं कहा कि बंद कमरे में पढ़े ना पढ़े ज़रूर पढ़ें, लेकिन साथ साथ बाहर भी अपने चीज़ों को बैलेंस करें या उन पर नज़रसानी करें कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आप सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। आप किसको ज़्यादा रेट करेंगे, ग्रुप स्टडी को या सेल्फ स्टडी? मैं तो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, पर सेल्फ स्टडी के बाद इवेंचुअली आप अगर किसी को आप बताएंगे नहीं, चेक नहीं कराएंगे, किसी से गाइडेंस नहीं लेंगे, तो वो सेल्फ स्टडी का जो सारा फ़ायदा है वो ज़ीरो हो जाएगा। सर आपका सोर्स ऑफ स्टडी क्या था? आप बुक्स पढ़ते थे, आप इंटरनेट से गाइडेंस लेते थे, या आपकी जो अगर बुक्स पढ़ते थे तो बुक्स में आपकी क्या अप्रोच थी कि वन बेस्ट बुक की तरफ जाना है या फिर एक्सपेंसिव स्टडी की तरफ जाना है? मिक्स्ड अप्रोच थी इसमें। जनरली मेरी अप्रोच ये थी कि आपकी एक मेन बुक जो आपको थ्रू आउट गाइड करे फ्रॉम ज़ीरो से लेके एंड ऑफ सीएसएस टिल योर इंटरव्यू इन फैक्ट। अच्छा। और वो आपको एक तरह से आपका एक सोल गाइड होती है, लेकिन वो एक अच्छी रेनाउंड ऑथर की
कोई बुक हो, वो कोई गाइड नहीं होनी चाहिए या किसी और के नोट्स नहीं होने चाहिए जो आप याद कर लें। वो एक बुक आप मेन बनाएं, उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाएं जो आप एग्ज़ाम डेज में जिनको आप रिवाइज़ कर सकें, क्योंकि 2-2 पेपर रोज़ाना हो रहे होते हैं। नो वन हैज़ अ टाइम टू गो थ्रू द एंटायर बुक। वो नोट्स और वो बुक आपकी एक तरह से कह लें कि मेन आपकी गाइड होती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप बाकी बुक से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स, इंपॉर्टेंट समरीज होती हैं। अक्सर बुक्स के एंड पे लास्ट चैप्टर्स बड़े जिनमें उन्होंने सारी बुक्स को समराइज़ किया होता है, तो आप उनको देख लें। कई दफ़ा इंट्रोडक्शन बड़े अच्छे होते हैं, किसी एक टॉपिक के ऊपर एक बुक अच्छी होती है, आप वहाँ से वो उसको पिक करें, उसको बल्कि पेपर में कोट करें। तो दीज थिंग्स इवेंचुअली सेट यू अपार्ट फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स एंड हेल्प यू स्कोर बेटर मार्क्स। इंटरनेट से भी आप इस तरह रेलेवेंट आर्टिकल्स देखते रहें, वहाँ से भी आप मटेरियल पिक करें, उसको पेपर में कोट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो कोई कह लें अच्छी सोर्स हो, विकीपीडिया से ना कोट करें। सर व्हाट अबाउट द ऑप्शनल्स? कुछ ऑप्शनल्स में आपको बहुत अच्छा स्कोर रहा, लाइक अकाउंटेंसी एंड ज्योग्राफी जो है उसमें बहुत अच्छा स्कोर किया आपने, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ऑप्शन सेलेक्ट करना इज़ अ वेरी की कंपोनेंट ऑफ योर CSS। ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए 3 चीज़ों को आपको ज़हन में रखना चाहिए। पहली आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, देन योर इंटरेस्ट एंड देन द स्कोरिंग ट्रेंड। ये तीनों चीज़ों को आपने साथ साथ चलाना है। कोई भी चीज़ को आप एक को दूसरे के ऊपर आप फोकस नहीं दे सकते। अकाउंटेंसी, क्योंकि मैंने जिस तरह शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मेरी डिग्री अकाउंटेंसी की थी, तो उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। इट्स अ 200 मार्क सब्जेक्ट, इट्स अ टेक्निकल सब्जेक्ट, वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन हु डजंट हैव अ बैकग्राउंड इन इट टू डू वेल इन दैट। तो ये मुझे एक अच्छा एडवांटेज था जिसने मुझे इवेंचुअली पे बैक भी दिया एंड आई स्कोर्ड 156 मार्क्स इन अकाउंटिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर वही वाली बात कि आपने स्कोरिंग ट्रेंड देखना है और साथ अपना इंटरेस्ट देखना है। मैंने अपने ऑप्शन सिलेक्ट किए थे ज्योग्राफी, फॉरेस्ट्री और इंटरनेशनल लॉ। इनमें मेरा कुछ इंटरेस्ट भी था और कुछ इनका स्कोरिंग ट्रेंड्स भी अच्छे चल रहे हैं पिछले कुछ सालों से। तो दीज थिंग्स इवेंचुअली हेल्प मी टू डिसाइड फॉर दीज सब्जेक्ट्स। बाकी फिर मेहनत तो हर सब्जेक्ट में करनी पड़ती है। कई लोग कहते हैं कि आपको ऑप्शन सब्जेक्ट्स इस तरह के उठाने चाहिए जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आपके सब्जेक्ट्स सारे डिफरेंट हैं। फॉरेस्ट्री is different to international law. International law is diametrically opposite to audit and accounts. आपका अकाउंटिंग्स है। तो इस चीज़ों को फिर आपने किस तरह मैनेज किया? इतनी मुख्तलिफ चीज़ों को किस तरह आपने जगल किया? अगेन मतलब डिफिकल्टी हुई? द ट्रुथ लाइज समवेयर इन बिटवीन। जिस तरह मैंने बताया कि जी अकाउंटिंग मेरी बैकग्राउंड थी, तो वो 200 मार्क्स मेरे वहाँ पे कवर हो गए एक तरह से। ज्योग्राफी एंड फॉरेस्ट्री कुछ आपस में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे हेल्प होगी। इंटरनेशनल लॉ एक जनरली एक कह लें कंसाइज सब्जेक्ट है जिसमें मेरा पर्सनल काफ़ी इंटरेस्ट था। ठीक है, तो वो मुझे हेल्प किया कि मैं उस सब्जेक्ट को अटेंशन दूँ और उसमें बेहतर परफॉर्म। लेकिन आपके ख्याल में कॉम्प्लीमेंट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रखने चाहिए? मिक्स होने चाहिए। अब तो वैसे भी 2016 में विद द न्यू सिलेबस अब इन सब्जेक्ट से भी गुजारा नहीं होगा। अगर मुझे भी दोबारा देनी पड़े तो आई थिंक मुझे 1-2 सब्जेक्ट्स और लेने पड़े। तो विद सो मेनी सब्जेक्ट्स सारे सब्जेक्ट्स आपस में कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, तो इसलिए देयर हैज़ टू बी हेल्दी मिक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सर अब आते हैं हम आपके इंटरव्यू की तरफ, जो आप जिसमें आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा स्कोर आया। इंटरव्यू में आपके ख्याल में आप में ऐसे क्या डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स थे जिसकी वजह से आपका इंटरव्यू में अच्छा स्कोर आया? इंटरव्यू जी कह लें कि सर एक्सपीरियंस भी बताइएगा, किस तरह आपने तैयारी की? आपको था कि अब मेरी फाइनल अटेम्प्ट है, इसमें मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ और क्योंकि स्टेक्स तो बंदा बड़े प्रेशर में होता है, स्टेक्स बहुत हाई थे आपके, तो फिर आपने किस तरह सारी चीज़ों को प्रेशर मैनेज भी किया आपने? ये सारी चीज़ें बताइए सर आप हमारे व्यूअर्स को। इंटरव्यू जैसे मैंने पहले आपको बताया है इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ योर CSS एग्जाम्स। जनरली थोड़े से कुछ लोग इसको इतना सीरियसली नहीं लेते कि जी रिटर्न हमने क्लियर कर लिया है तो शायद इंटरव्यू में हम जाएंगे, बातें करेंगे और ठीक है एलोकेट हो जाएंगे। तो इट्स नॉट दैट सिंपल। इंटरव्यू इज़ द की मेरे ख्याल से दैट डिसाइड्स आपकी एलोकेशंस, आपका मार्क्स एंड इवेंचुअली योर पोजीशन वेयर यू विल इवेंचुअली फॉल। इंटरव्यू स्पेशली फॉर पंजाब कैंडिडेट्स, तो इसमें तो आपको मतलब देयर इज़ नो सेकंड ओपिनियन ऑन दैट। बिफोर आई हेड ओवर के जी मेरा कैसी अटैम्प्ट की, मैं पहले बता लूँ मेरी पहले भी मैं अटैम्प्ट दे चुका था और मेरा 195 स्कोर था। अच्छा, विच इज़ आई थिंक अ गुड स्कोर। पर क्योंकि मुझे पता था कि इंटरव्यू इज़ क्रिटिकल टू योर फाइनल एलोकेशन एंड टू योर फाइनल पोजीशन, तो आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू डूइंग माई बेस्ट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस फाइनल इंटरव्यू। उसमें इंटरव्यू के लिए 3 चीज़ें की हैं टू डूइंग वेल इन दिस इंटरव्यू। पहली चीज़ आपकी नॉलेज है, सेकंड आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, थर्ड इज़ आर योर कम्युनिकेशन स्किल्स।
और मेरे ख्याल से थर्ड में जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप पहली दो चीज़ों को भी कुछ काफ़ी हद तक कवर कर लेते हैं। अगेन इंग्लिश जिस तरह ऐसे की इम्पोर्टेंस होती है रिटन एग्ज़ाम के अंदर, और जिस तरह उसकी प्रिपरेशन थोड़े अरसे में नहीं हो सकती, कम्युनिकेशन स्किल्स की भी आपकी प्रैक्टिस फ़ौरन नहीं हो सकती। उसके लिए आपको अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। मैंने जैसे कि जैसे ही मेरा रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई इंटरव्यू, और लकीली हैड सम टाइम बिफोर माई फाइनल इंटरव्यू टू प्लेस। आई हैड अ गुड 2.5 to 3 months। सो मुझे काफ़ी मौका मिल गया अपनी सारी सब्जेक्ट्स को ब्रशअप करने का। देन आई प्रैक्टिस्ड। मैंने पहले भी कहा है कि प्रैक्टिस के बगैर आप अपनी नॉलेज को क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते। सर आपने प्रैक्टिस किस तरह किया? आपने फ्रेंड्स के साथ मैं वही बता रहा था। इंटरव्यू में आई गेव मॉक इंटरव्यूज़, 3 मॉक इंटरव्यूज़ मैंने दिए। उन मॉक इंटरव्यूज़ में तीनों इंटरव्यूज़ में मेरे इश्यूज़ निकाले पैनल ने जिन्होंने इंटरव्यूज़ लिए, और उन पे मैंने अपनी वीकनेसेस पे वर्कआउट किया। इवेंचुअली ऑब्वियस वो एक ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट की तरफ चीज़ें गई। इसी तरह बाकी कैंडिडेट्स जो मेरे साथ क्लियर हुए थे, उनके साथ मैंने प्रैक्टिस की फॉर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट हैज़ अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन योर इंटरव्यू। ठीक है, इसको भी लोग ज़रा थोड़ा नेगलेक्ट कर देते हैं। इसका कोई इसके स्पेसिफाइड एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल में मैंने आज तक ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं देखा जिसका अच्छा इंटरव्यू स्कोर हो और वो कहे कि जी मेरा साइकोलॉजिकल टेस्ट अच्छा नहीं हुआ। दैट इज़ अ बिग की टू डूइंग वेल इन योर इंटरव्यू इवेंचुअली, क्योंकि एक जनरल आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है पैनल के ऊपर बिफोर यू हैव इवन एंटर्ड द रूम इफ़ यू हैव डन वेल इन योर साइकोलॉजिकल टेस्ट। कमिंग बैक टू द इंटरव्यू, आई वाज पहले तो आई वुड लाइक टू से कि जी द पैनल इस बार हैड अ वेरी कंजीनियल डेमिनर। तो उन्होंने सब स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल किया और उनसे मतलब अच्छी तरह पूरे उनको मौका दिया कि वो अपनी जो भी नॉलेज है, जो भी व्यूज़ हैं, उनको ओपनली एक्सप्रेस कर सकें। सो दैट वाज रियली हेल्पफुल टू ऑल द एस्पिरेंट्स। अब मैं अपने ज़ाती इंटरव्यू, जिस तरह आपने पूछा है कि उसको भी कुछ डिटेल्स बताऊं, तो ज़ाती इंटरव्यू मेरा आई वाज आस्क्ड एन एक्लेक्टिक मिक्स ऑफ क्वेश्चंस। मतलब उसमें कोई फ्लो ऑफ क्वेश्चनिंग जिस तरह मैंने मेरी पिछली अटेम्प्ट में जिस तरह मैंने देखा था, या जनरली हम सुनते हैं कि एक टॉपिक है तो उस पर ही क्वेश्चन चल रहे हैं। आई हैड दैट फीलिंग कि द पैनल वाज ट्राइंग टू टेस्ट मी, कि इसलिए वो एक टॉपिक से क्वेश्चन करते थे, फ़ौरन ही स्विच करके दूसरे टॉपिक पे चले जाते थे। इस टेक्निक के लिए यू रियली हैव टू बी वेल बैलेंस्ड एंड कंपोज्ड, एंड आपको अपनी विट्स मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि वो दे आर ट्राइंग टू अनसेटल यू। डिफरेंट आपकी चीज़ों को टच कर रहे हैं, आपकी बैकग्राउंड को, आपके ऑप्शंस को, करंट अफेयर्स को, कह लें आज, और इस तरह की कंटेंशियस जो आजकल मामलात हैं उन पर टच करते हैं टू गेट यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ताकि आप चीज़ों को या तो ड्रॉप करें या आप थोड़ा नर्वस हों। तो आई मेड श्योर कि मैं उन चीज़ों को अच्छी तरह टैकल करूँ, हर चीज़ के ऊपर बैलेंस्ड और रैशनल तरीके से चीज़ों को अप्रोच करूँ। तो सर जब आप इंटरव्यू के बाद रूम से निकले तो आपको फील हो रहा था कि यू विल गेट थ्रू? जी। अच्छा। क्योंकि मेरा इंटरव्यू, मैं पहले आपको बताया कि मैंने 3 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। और वो तीनों पिछले से अगला बेहतर था। और फाइनल मॉक इंटरव्यू में आई हैड वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पैनल हु वर क्वाइट होपफुल कि जी मैं अच्छा स्कोर करूँगा। और मेरा फाइनल इंटरव्यू वाज बेटर देन माई मॉक इंटरव्यू। तो क्योंकि जिस तरह मैंने बताया ये अमेरिका से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, फिर जो आजकल इश्यूज़ चल रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट बिल के ऊपर, किसान पैकेज के ऊपर, अर्बनाइजेशन के ऊपर, फिर मेरा एलडीए का एक्सपीरियंस है। तो रोल वो उस पर उन्होंने रिफॉर्म्स पे पूछे, प्रैक्टिकल बॉटलनेक्स क्या आपको नज़र आते हैं आप इन रिफॉर्मिंग एलडीए। तो मतलब कह लें जॉब से रिलेटेड आपके हैं, तो वो ये भी देखते हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हैं उसमें आप खाली बस आ जा रहे हैं या अपने उसमें कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चीज़ों को बेहतर करने के सोच रहे हैं। सो दीज थिंग्स मैटर अ लॉट। तो जब सारे क्वेश्चंस जब इस प्रोसेस से मैं गुजरा तो आई हैड ड्रॉप्ड अबाउट 2 or 3 क्वेश्चंस मैक्स। अच्छा। विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि मैं बाकी स्टूडेंट्स को फॉलो भी कर रहा था, जो मेरे कुछ दोस्त मेरे कुलीग साथ इंटरव्यूज़ दे रहे थे। तो कंसिडरिंग दैट आई वाज एक्चुअली क्वाइट होपफुल कि कुछ बेहतर रिजल्ट आएगा। सर आपकी एफर्ट्स बेस्ड अपॉन वेरी लॉन्ग जर्नी, और इस पूरे जर्नी के दौरान CSS स्पेशली 2 अटेम्प्ट्स ना होने के बावजूद इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती रही आपको? हु वाज द रोल मॉडल ऑफ योर्स? रोल मॉडल्स, जी मैंने पहले भी जिक्र किया कि इवन इन स्कूल तो सीनियर
ब्यूरोक्रेट्स सीनियर्स जिन्होंने चेंज हु हैव बीन चेंज मेकर्स इन पाकिस्तान हु हैव डन वेल, तो वो इंस्पायर करते रहे। फिर मेरे फर्स्ट कज़न है, उन्होंने रिसेंटली CSS क्लियर किया था। ही गेव मी अ लॉट ऑफ होप कि जी मैं भी कर सकता हूँ। ही हैड अ सिमिलर बैकग्राउंड टू माइन एज वेल। इसी तरह कुछ और दोस्त हैं, उन्होंने क्लियर किया। तो आई हैड दैट मोटिवेशन कि नहीं, इट्स डूएबल, माई फ्रेंड्स हैव डन इट हु हैव सिमिलर बैकग्राउंड्स। इवन मैंने जिस तरह बताया कि मैंने पहली अटैम्प्ट क्लियर की है, बट आई वॉज नॉट एलोकेटेड, सो आई वॉज नियर बट आई वॉज नॉट मेकिंग इट। तो मुझे ये कभी जर्नी के आपका कॉन्फिडेंस शेक हुआ? हाँ जी, बिल्कुल हुआ। आई वुड नॉट बी ह्यूमन इफ आई सेड कि नहीं। रीगेन कैसे किया कॉन्फिडेंस? देखें, इवेंचुअली एवरीवन फेसेस डिफ़िकल्टीज़ इन लाइफ, ऊपर नीचे मामला चलते रहते हैं। मैंने जैसे बताया कि आई हैड जॉब एज़ वेल, उसके अलावा मुझे बाहर से रिसेंटली आई ऑल्सो गॉटन 2 स्कॉलरशिप्स। आई वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द एशिया पैसिफिक लीडरशिप फेलोशिप, जो कि स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ US की एक फेलोशिप है। और इसी तरह मुझे ग्रेजुएट स्कॉलरशिप मिली है गवर्नमेंट ऑफ चाइना की तरफ से। तो आई हैड अदर ऑप्शंस। मुझे पता था कि अगर CSS नहीं होगा तो आई हैव अ गुड डिग्री, आई एम गेटिंग स्कॉलरशिप्स, आई हैव अ सिक्योर फ्यूचर, इतना कुछ मसला नहीं है। तो जस्ट कि मैं इसलिए गिव अप कर दूं कि जी मेरे से 1 अटैम्प्ट में या 2 अटैम्प्ट में नहीं हुआ, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। आई वांटेड टू मेक श्योर कि मैं एंड तक इस जर्नी को पे जाऊं और देखूं और अपनी पूरी कोशिश करूं। बाकी फिर ऑब्वियसली लक फैक्टर और अल्लाह के हाथ में जिस तरह चीज़ें पैन आउट करती हैं इंसान, फिर मेहनत ही कर सकते हैं। आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो? फर्स्टली ये कि जी बहुत से स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि जी CSS नहीं हो सकता, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ये वो, और कई स्टूडेंट्स तो एग्ज़ाम से पहले ही बीच में भाग जाते हैं। तो फर्स्टली एनीवन कैन डू CSS, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। दो मैंने शुरू में भी बताया था कि इट्स अ ग्रेट इक्वलाइजर, हर तरह का बंदा कर सकता है, हर तरह की बैकग्राउंड से, हर सब्जेक्ट की रे ऑफ होप हर बंदे के लिए, हर बंदा कर सकता है। आपके ग्रेड्स नहीं भी अच्छे तब भी आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप मेहनत करें और कंसिस्टेंसी लाएं और अपने रास्ते पे परसिवियर करें, नंबर 1। नंबर 2, आपने एक दफ़ा डिसाइड कर लिया CSS करना है तो फिर आप अपनी गाइडेंस प्रॉपर लें, अपनी जो भी आपकी डेफिशिएंसीज हैं उनको हेड फर्स्ट टैकल करें। शायद ये ना करें कि जी बाद में देख लूँगा, इंग्लिश में एंड में कर लूँगा, बाकी चीज़ों को मैं रिटन एग्जाम प्रैक्टिस मॉक एंड में दे लूँगा। जो भी आपकी डेफिशिएंसीज हैं उनको हेड फर्स्ट टैकल करें। और थर्डली, जैसे मैंने इंग्लिश के लिए भी बताया, इंटरव्यू के लिए भी बताया कि प्रैक्टिस का देयर इज़ नो तोड़ फॉर प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करें, पेपर्स सॉल्व करें विद टाइम लिमिट्स, उनको चेक कराएं, रीसेंट एस्पिरेंट से कराएं, प्रोफेसर से कराएं, कोलीग से कराएं, और CSS के इतने ज़्यादा लोग हैं जो आपको सूट करें, आप उनसे चेक कराएं और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस की तो कोई लिमिट, कोई तोड़ ही नहीं है। So I guess these are the 3 tips I would give. Thank you so much, sir. Thank you so very much for your precious time. Viewers, हमने सर की कंपनी को भी बहुत इंजॉय किया और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा। और लास्ट में ये भी कि अब आप अपनी जो प्रिपरेशन है CSS की उसको बेहतर तरीके से जारी रख सकेंगे। स्पेशली ना तो सिर्फ इंग्लिश जो है वो पूरी गेम है, उन्होंने बताया कि बाकी चीज़ें भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती हैं, उसको भी आप प्लीज़ फोकस कीजिए और हमारे साथ रहिए। CSS वीडियो गाइडेंस के लिए को देखने के लिए हम आप पे बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।